चलिए, तो हम 16 ग्रुप में पढ़ रहे थे सल्फर के बारे में। आज उसका एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड पढ़ने वाले हैं हम, सल्फर डाई ऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O। इसको तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर को, जैसे हम ओजोन में देख चुके हैं। सिमिलर नेचर यहां पर होता है। ओके, क्योंकि सेम ग्रुप एलिमेंट है सल्फर, ऑक्सीजन की तरह। जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर आपने देखा था, आपको याद होगा। ओके, O3 के लिए सेम स्ट्रक्चर यहां पर हमको मिलता है इसके लिए। ओके, चलिए, तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है जो बहुत सारे प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होता है। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सल्फाइड, यानी डायरेक्ट सल्फर से। आप सल्फर का डायरेक्ट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाता है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, वेरी सिंपल प्रिपरेशन। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा जो है, हम इसका जो है सल्फाइट से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है SO3 2- एक सल्फाइट है। व्हाट इज SO3 2 SO3 2- सल्फाइट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको लिया है 2H+ ऐसे। मैं इसको एक्चुअल रिएक्शन भी आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये H2SO4 लिया है और ये सल्फाइट लिया है, तो SO2 तैयार होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना देगा, H2O। जैसे अगर आपको एक्चुअल रिएक्शन देखना है तो आप यहां पर ले सकते हैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3, यहां 2- स्टेट में है ये। फिर आपने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक अच्छा एसिड है, इजीली प्रोटॉन देता है, राइट। तो यहां से SO2 लिबरेट होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 हाइड्रोजन, और यहां से जो ऑक्सीजन लॉस हुआ है क्या बन जाएगा, H2O, राइट। बचा दोनों Na और SO4, क्या बना देगा, Na2SO4। बुक में ऐसे दिया डायरेक्ट आपको कि सल्फाइड विथ फ्यूम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड से आए हैं 2H+ आयन। ओके, एक्चुअल रिएक्शन ऐसे। थर्ड, हम इसको जो है रोस्टिंग ऑफ फेरस सल्फाइड, इससे भी बना सकते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा है, कंबस्शन रिएक्शन, मतलब हीटिंग या बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंबस्शन। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, ओके, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, याद रखने का। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कंबस्शन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो रोस्टिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड को विदाउट ऑक्सीजन जलाया तो पायरोलिसिस, हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को विदाउट ऑक्सीजन जलाया तो कैल्सिनेशन, समझा आपको। उधर ऑर्गेनिक में विद ऑक्सीजन कंबस्शन, विदाउट ऑक्सीजन पायरोलिसिस। यहां पर इनऑर्गेनिक में ऑक्सीजन के साथ जलाया तो रोस्टिंग, और विदाउट ऑक्सीजन जलाया तो कैल्सिनेशन। तो यहाँ रोस्टिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाते हैं, ये सल्फर और ऑक्सीजन बन जाता है SO2 Fe चला जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। सो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस।
केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, तो इसके बहुत सिंपल रिएक्शंस है और यूजफुल रिएक्शन है जो आप बहुत सारे बाद में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक फेमस है, आपने लिया सल्फर डाइऑक्साइड विथ हाफ ऑक्सीजन, ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फाइड, which is very important for the preparation of sulfuric acid। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है हमको केमिकल वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके प्रिपरेशन मेथड में ये आएगा कि अगर आपने SO2 का ऑक्सीडेशन किया तो बनता है SO3, उसको कैसे लिखा हुआ है 2SO2 एंड O2, अपन ने हाफ लिखा है, समझा आपको? ठीक है, तो ये एक इसका रिएक्शन है। इसी तरह सल्फाइड प्रिपरेशन हो गया, वैसे ही सेकेंड सल्फ्यूरस एसिड बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। H2SO3 मतलब अगर आपने लिया सल्फर डाइऑक्साइड विथ वाटर H2O तो ये बन जाएगा H2SO3। H2SO3 इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या किया जाता है, सल्फ्यूरस एसिड के साथ H2SO4 लिया जाता है तो वो बन जाता है H2S2O7, H2S2O7 और हाइड्रोजन चला गया ना, कितना? 2, छोड़ दो उसको ऐसे ही। इसका नाम ओलियम है, आगे डिटेल आएगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ओलियम, तो ओलियम जो होता है, ओलियम, ये ओलियम जो है ना H2S2O7, ओके, ये H2SO4 में कन्वर्ट होता है H2S2O7 प्लस H2O, क्या बनाएगा? H2SO4, H2SO4, यहां पर H2 है, H2 है, ओके। S कितने हैं? 2, तो ये इसको कर देंगे हम 2। हाइड्रोजन 2 and 2 4, 2 2 जा 4 हो गए। सल्फर 2 है, 2 हो गए। ये 7 + 1 8, तो 4 2 जा 8, 2H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में भी आएगा, जो आगे नेक्स्ट अपना मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इसी तरह सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाना सिंपल मेथड है SO2 + Cl2, तो क्या बनाता है SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के लिए इसको यूज करते हैं, जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। Fe को फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब +2 से +3 में कन्वर्ट करने, देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा SO2 ऑक्सीडाइजिंग है क्या रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग सॉरी, यहां पर ये रिएक्शन अभी जो बता रहा हूं उसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? जो रिड्यूसिंग एजेंट है इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? अरे लेगा ना। अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना। तो सामने वाले से लेगा ना, तो सामने वाला लॉस कर रहा है, उसका क्या होगा? वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सामने वाले का रिडक्शन हो रहा, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है वहां पर? ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो देने वाला क्या रहेगा? वाह वाह वाह,
खाना खाया आप लोगों ने? रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो सामने वाले का होगा रिडक्शन, समझा क्या? सामने वाले का रिडक्शन होगा तो वो हाइयर प्लस से लोअर प्लस में जाएगा, मतलब Fe3 प्लस है तो Fe2 प्लस बनेगा। जैसे देखो यहां पर रिएक्शन Fe3 प्लस 2SO2 एंड H2O, 2H2O, ये Fe3 प्लस से बन जाएगा Fe2 प्लस। इलेक्ट्रॉन लिया के दिया? इलेक्ट्रॉन लिया के दिया? लिया ना उसने। +3 में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो +2 बनेगा, +3 -1 +2। ओके, और ये बन जाता है SO2 से SO4, SO4 2-, SO4 2-। चलो बाकी का बैलेंस करो, क्या चाहिए अपने को? 2 Fe आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, हाइड्रोजन कितने बचे? 4, 4H प्लस निकाल देंगे बाहर। ओके, पॉसिबल रिएक्शन क्या रहती बाद में मैं आपको बताता हूं। तो ये यहां पर एक रिएक्शन है नंबर 4। नंबर 5 जरा ध्यान से देखो, Mn, Mn क्या लिया है? MnO4 है। हम यहां पर इसको ओके, यहां पर उसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, हम लेते हैं यहां पर 5SO2, 5SO2 एंड 2H2O, 2 moles ऑफ MnO4। MnO4 है क्या MnSO4 है? MnSO4 सल्फेट लिया है। ओके, कोई बात नहीं। MnSO4 में Mn का स्टेट कितना है? अरे बोलो ना। MnSO4 में Mn का स्टेट कितना होता है? प्लस। क्या कमाल के लोग हैं आप लोग। SO4 2- रहेगा तो Mn2 प्लस रहेगा ना। गली का बच्चा परेशानी है इसको भाई। SO4 पे 2- रहता तो Mn पे क्या रहता? +2 रहता है। सिंपल सी बात है ना। MnO4, अगर MnO4 लिया तो चार्ज क्या आएगा? यस, +8। क्या आएगा? +8। तो यहां पर भी वो सेम एक्शन शो करने वाला है जो ऊपर उसने शो किया है। MnO4 से क्या बना रहा है वो? Mn2 प्लस। हाइयर से कहां जा रहे हैं हम? लोअर में। कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? 5। यहां कितने इलेक्ट्रॉन दिया था? 2, तो 5 कितना देगा? वाह वाह। Fe3 प्लस बना Fe2 प्लस। एक SO2 ने बनाया 2 Fe को 2 Fe2 प्लस, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 कितने देगा? आप लोगों के लिए 100 तोपों की सलामी। 10 तोपों की, अच्छा ठीक है, 10 बोल रहे हो, 10 रहेंगे ना भाई। हाँ, तो एक Mn को +8 वाले को मिलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे Mn को मिलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो +8 से क्या में जाएगा वो? +3 में जाना चाहिए ना। ओके ओके, बाकी बन जाएंगे SO4, 5SO4 2-। ओके, यहां पर 5 कितने हैं? 5SO2, इनको 5SO4 बनाना है, मतलब कितने ऑक्सीजन चाहिए? 10। यहां कितने? 4 दूनी 8, और ये 2 बैलेंस। हाइड्रोजन कितने बचे? 2 दूनी 4, 2H प्लस। समझा कि नहीं? नहीं समझा? हाँ, वो 4 छोड़ दो उसको, ये बड़ी गलती निकाल रहे। वाह वाह, इधर देखो पहले, ये तो नहीं करे यहां पर। इधर देखो, मैंने कहा SO2 अकेला आया, एक Fe3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो बन गया Fe2 प्लस, दूसरे Fe3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दिया वो भी बन गया Fe2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना। तो मैंने पूछा 5SO2 कितने देगा, तो आपको उतना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा।
10 देगा ना, चलो 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अरे मिले कि नहीं? अब 10 इलेक्ट्रॉन मिले, अभी भी पूछे तो एक क्या और रिएक्शन अरे इधर देखो ना, 10 मिले तो Mn यहां पर ऑक्सीजन होता है 2 माइनस 4 टू जा, मतलब यहां ऑक्सीजन के पास -8 है, तो Mn पे क्या आएगा? +8। बोलो ना, हाउ? ओके, अरे बराबर है कि नहीं? +8 से वो जा रहा है प्लस, कहां जा रहा है? +3 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिया उसने? 5। बराबर है कि नहीं है? तो 2 कितने लेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस यहां पर। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा इधर आ जाओ आप लोग। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो अपने को कॉमनली मिलते हैं, एक है सल्फ्यूरस एसिड, अभी देखा ना अपन ने, वो होता है ऐसे H2SO3, क्या होता है? 1 2 3, देखो H2SO3, H2SO4, OHS, डबल बॉन्ड OHO, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कौन है? सल्फ्यूरस, ये कौन है? सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरस और ये सल्फ्यूरिक। ओके, नेक्स्ट H2S2, H2S2, कौन सा वाला? H2S2O7, H2S2O7 दिखा आपको? H2S2O कितना आया? 8 हो गया, एक काम कर दो, समझा आपको? ये कौन है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब कौन? ओलियम। समझा आपको? ऐसे ही होता है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, O8। समझा आपको? वो रहेगा पर ऑक्सी। अब आपके लिए कोई मुश्किल है कि हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1 2 3 4, बराबर है। सल्फर डाइऑक्साइड में कितना है? और बोलो ना, +3। इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6। इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6। इधर भी सेम, और परऑक्सी वाले में भी सेम। समझा आपको? ओके, राइट फास्ट। इसके यूजेस इधर देख लो, इसके यूजेस क्या क्या है। अब लिखते नहीं, हम डायरेक्ट बोल देते, आप याद रख लेने का। मोहतरमा इधर देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक, सब बता सकते हैं आप। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कन्वर्जन ऑफ फेरिक टू फेरस, देन Mn को Mn3+ में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इट इज एंटीक्लोर। एंटीक्लोर किसको बोलते हैं? ANTICHLOR, क्लोर। एंटीक्लोर वो होता है एजेंट जो किसी केमिकल में एक्सेस में जो HCl है उसको क्लोरीन बनाकर निकाल देता है, उसको बोलते हैं एंटीक्लोर। सो इट इज एंटीक्लोर एजेंट, एंटीक्लोर एजेंट है ये। ठीक है, तो एक एक्शन ये है इसका। दूसरा, एज ए ब्लीचिंग यूज किया जाता है इसको। ठीक है, और ये डिसइंफेक्टेंट भी है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों भी डिसइंफेक्टेंट है। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स में इसको प्रेशर के साथ जो है पास किया जाता है ताकि अंदर के बैक्टीरिया पूरे क्या हो जाए? खत्म। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। रिएक्शन बराबर है, लेकिन यहां पर MnO4- लेंगे हम,
क्योंकि आयनिक स्टेट में देख रहे हैं अपन, MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, +7, और +7 रहेगा ना, एक कम करना पड़ेगा ना, तो यहां पर ये क्या बनेगा, +2। इधर देखो, +7 में 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा, +2। तो ये एक करेक्शन कर लो यहां पर, ठीक है, बाकी बराबर है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हम देख रहे थे, एक मिनट पॉज कर दो इसको। तो हमने बेसिक्स देखा इसका कि जो मैटर होता है उसके कितने स्टेट्स होते हैं, बेसिक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी देखे हमने, लेकिन हमको यहाँ बेसिक यानी फंडामेंटल वही स्टेट्स पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें स्पेशली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गैसेस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गैस स्टेट के बारे में, ठीक है, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, गैस स्टेट। तो हम सब जानते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे कम होता है गैसेस के अंदर। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होता है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, गैस मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जो भी रहेंगे गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है, जब मैं पार्टिकल्स बोलूंगा मतलब एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हो, तो पार्टिकल्स के अंदर इंटरेक्शन बहुत वीक होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है, इनको हम यहां पर कहते हैं गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसके हम पहले थोड़े से कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहला, आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं बेसिक एकदम, कि जो गैसेस होती है दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ओके, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ओके, वॉल्यूम होता है क्या, वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि वो आप जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उस कंटेनर के हिसाब से जो है अपना शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम उसका फाइंड किया जा सकता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसको आप कोई मिसअंडरस्टूड नहीं करने का, ठीक है। वॉल्यूम होता है गैसेस का, उसको स्टैंडर्ड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर उसको नापा जाता है, उसको जो है कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये एक इनका जो है प्रॉपर्टी है गैस का। दूसरा जो प्रॉपर्टी इसका वो है, दे आर हाईली कंप्रेसेबल, दे आर हाईली कंप्रेसेबल, इसको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, एक मिनट इसको, सो दे आर हाईली कंप्रेसेबल, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आप लेते हैं सिंपली नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्यों, जब डायरेक्ट हम वो एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ में, हम जो देखते हैं ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन, इसका वेट निकालेंगे अगर आप ग्राम में, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, GMW यानी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन होता है 12, 12 इंटू 4 कितना होता है 48, हाइड्रोजन 10 मिला दो 50, कितना 10 ये हो जाएगा 58, 58 ग्राम अगर आपने लिया ब्यूटेन, कितना वॉल्यूम लेता है पता है आपको, 22.4 लीटर, इतना ज्यादा, एक मोल, इसका मतलब एक मोल है 22.4 लीटर, कितना ग्राम, सिर्फ 58 ग्राम, जबकि आपके घर में जो LPG आता है वो 14 kg का रहता है, पता है ना आपको। तो कितना कंप्रेस किया देखो उसको इतनी छोटी सी जगह में, समझेंगे आपको। तो हाईली कंप्रेसेबल, इतना कंप्रेस करते कि वो लिक्विड दिखता आपको, आप हिलाएंगे तो उसमें आवाज आती है लिक्विड की तरह, बराबर है कि नहीं है। तो दे आर हाईली कंप्रेसेबल, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा है, तो कंप्रेस उनको ज्यादा कर सकते हैं, लिक्विड को इतना कंप्रेस नहीं कर सकते, और सॉलिड को निग्लिजिबल। सॉलिड कंप्रेस होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ये हाईली कंप्रेसिबल है जो गैसेस होती है। ओके, वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन,
इनका जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत वीक होता है, इसलिए वो दूर दूर रहेंगे। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, इनका डेंसिटी बहुत कम होता है। हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे निकाला जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, फैले हुए रहते हैं ये, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा है मतलब नीचे वाला वैल्यू बड़ा है ना, मतलब डेंसिटी क्या रहेगा? कम। ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी रहती है, ये बढ़ता है ना, ये ज्यादा रही तो कम होता है, इनवर्स रिलेशन में, रेसिप्रोकल। समझे आपको? तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या होता है इनका? बहुत कम होता है डेंसिटी। ओके ओके, गेटिंग? ओके, इनके अंदर जो पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स या एटम है, ये कंटिन्यू मोशन में होते हैं। दे आर कंटिन्यू इन मोशन, ये कंटिन्यू मोशन में रहते हैं अंदर के जो गैस पार्टिकल्स है। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज अबाउट गैस। ये हो गया गैस के बारे में। अब इसके बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैस से रिलेटेड लॉज बनाए, बहुत सारे लॉज उन्होंने एक्सप्लेन किए, मतलब जो गैस के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसका क्या इफेक्ट होता है गैसेस के ऊपर। ठीक है, जिसमें फेमस नेम है बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल, आयरिश साइंटिस्ट है ये। जैसे बॉयल है, एवोगैड्रो है। ठीक है, बॉयल ने रिलेशन बताया प्रेशर के साथ, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में समरी जैसा बता देता हूं आपको। बॉयल्स क्या बोलता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। चार्ल्स, चार्ल्स बोलता है टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन वॉल्यूम के साथ में। वैसे ये सब इंटर रिलेटेड आएंगे आगे। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब का कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसको वन बाय वन हम जो है एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम of a gas is inversely proportional, inversely proportional to, yes, inversely proportional to pressure. इसमें क्या अपने को कांस्टेंट रखना है? यस, किसको? प्रोपोर्शनल। ठीक है, अपने को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। जैसे ये रूम टेम्परेचर है, यहां पर प्रेशर अभी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कंसिडर करो। ठीक है, अगर हमने किसी एक सिलेंडर के अंदर क्या लिया है, हमने एक गैस लिया है, कोई भी XYZ गैस ले लिया है इसके अंदर। ठीक है, ये पिस्टन इसको लगा हुआ है। ओके, इधर से हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम क्या होगा? कम। इनवर्स रिलेशन। समझा आपको? और समझा क्या आपको? अंदर गैस जो है क्या हो रही है? कॉम्पैक्ट हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। हमने उसको दबाकर यहां से घटाकर नीचे लेकर आ गया। यहां पर था वो 10 लीटर, अब यहां पर है 8 लीटर। यहाँ 10 लीटर था, अब 8 लीटर। कंप्रेस हो सकती है ना गैस, अभी उसकी प्रॉपर्टी देखा हमने, तो कंप्रेस करके उसको हमने नीचे लेकर आ गया, तो वॉल्यूम कम। तो प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है? कम। इनवर्स रिलेशन, जिसको वो यहां पर ऐसे बताता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझा आपको? ये साइन क्या बता दिए? इनवर्स रिलेशन। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा।
प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। ओके, फिर उसके बाद उसको मैथमेटिकली ऐसे बताते हैं, P इज इक्वल टू K 1/V, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाना है और इक्वल बनाना है तो क्या लेना पड़ता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का एक साइन लेना पड़ता है यहाँ पर। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को, किसी का रिलेशन किसी के साथ बताते हैं और जिसके साथ उसका रिलेशन है, अगर उसके इक्वल बनाना है तो क्या लेना पड़ता है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट को अपने को अगर पहचानना है कि ये कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको जब भी निकालना है कि कांस्टेंट रहता क्या, क्योंकि हर जगह पर कांस्टेंट चेंज होता है, उसका मीनिंग, उसका वैल्यू हर जगह चेंज होता है, लेकिन उस स्पेसिफिक कंसेप्ट में, उस स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन में उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या अपने को निकालना है, तो जो भी उसके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में उसके साथ है उसको 1 बनाने का, जो भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में उसको क्या बनाने का, 1। जैसे मैं बोलूं कि यहां पर वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो प्रेशर वहां पर रहेगा वही उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। समझे आपको? समझे, फॉर एग्जांपल यहां एक 1 कोई गैस है, उसका वॉल्यूम यानी लीटर में कितना है, 1। तो यहां पर हम देखेंगे वहां प्रेशर कितना है। प्रेशर तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन, बैरोमीटर से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और हम बोलेंगे इस गैस का जब यहां पर 1 लीटर वॉल्यूम होता है उस वक्त उसकी जो प्रेशर की वैल्यू है वही उसका कांस्टेंट कहलाता है। समझे आपको? और वो फिक्स है, अब गैस एक्सपांड होंगी, ये चेंज होगा, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू वही रहेंगी फॉर 1 लीटर। जो प्रेशर था वो उसका कांस्टेंट है। समझा आपको? मतलब डिराइव वैल्यू है। समझा आपको? ओके, चलिए, तो P इज इक्वल टू K 1/V। ओके, अगर V को इधर भेज दिया तो PV इज इक्वल टू K, ऐसे बनेगी इक्वेशन। ये बन गई इक्वेशन, PV इज इक्वल टू K, जिसमें P कौन है, प्रेशर है, V कौन है, वॉल्यूम है, और K क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे एक नया रिलेशन उसने बताया कि अगर हम गैस 1 के लिए अगर इस इक्वेशन को लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू K। तो उसने क्या कहा इसको, फॉर गैस 1, एक गैस है उसके लिए उसने वैल्यू दे दिया P1 V1 इज इक्वल टू K। फॉर गैस 2 P2 V2 इज इक्वल टू K। कहा कि दोनों को अपन लेते हैं यहां पर इस रिलेशन में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन उसने बनाया। ये इक्वेशन कैसे आई है, P1 V1 P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 अपॉन, ये रिलेशन देगा अपने को V2 अपॉन V1। इस इक्वेशन को बोलते हैं बॉयल्स इक्वेशन। बॉयल्स इक्वेशन क्या बताती है कि अगर अपने पास ये वेरिएबल्स है, क्या ये वेरिएबल्स, जैसे ये सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है, अपने को पता चला कि पहले उसका वॉल्यूम कितना था, 10 लीटर। अपन ने प्रेशर भी देखी, अपने पास प्रेशर भी था, कितना था अपने को मालूम पड़ गया। फिर एक प्रेशर अप्लाई करे, अब जो मिलेगा वो प्रेशर 2 रहेगा ना। यहां वॉल्यूम मिला अपने को 8, तो अपने पास वॉल्यूम 1 है 10 और वॉल्यूम 2 क्या है, 8। पहले का प्रेशर मालूम था, बाद में प्रेशर कितना डेवलप हुआ अपन पता लगा सकते ना, इसको नीचे भेज देंगे। तो बॉयल्स ने ये रिलेशन बताया कि हम जो वेरिएबल्स में से 3 चीजें अगर मालूम हो तो एक आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये है बॉयल्स इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझा? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर उसने कहा कि एक और इंपॉर्टेंट टर्म है डेंसिटी। जैसे अभी हमने कहा कि ये बहुत लो डेंसिटी रहती है गैसेस की, लेकिन डेंसिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब वो भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड बात करता है।
तो अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस इक्वेशन को बॉयल्स इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए यहां पर, तो वॉल्यूम का टर्म यहां पर भी है, वॉल्यूम यहां पर भी है। ओके, गेटिंग? ओके, तो अगर हम यहां पर चाहे तो हम इसको वॉल्यूम की जगह पर ले सकते हैं, किसको? मतलब अगर हम ये प्रेशर को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? K बाय पी, ये V का वैल्यू होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास, नीचे V का वैल्यू क्या है, चेंज करके लिख दो इसको, V इज इक्वल टू K बाय पी, चलेगा ऐसा? तो V का वैल्यू क्या है यहां पर? K बाय पी, P को ऊपर भेज सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बनेगा? D इज इक्वल टू, हाँ, इंटू पी अपॉन के। समझा क्या आपको? तो वो बोल रहा है अगर एक स्पेसिफिक मास या किसी फिक्स मास के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका कांस्टेंट भी फिक्स वैल्यू है, ये भी फिक्स है, इन दोनों को मिलाए तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। समझा क्या आपको? और उसने उसको नाम दिया D इज इक्वल टू K डैश इंटू पी, मतलब ये कांस्टेंट दोनों मिलकर नया कांस्टेंट K डैश। समझा आपको? तो K डैश इंटू पी, ये एक रिलेशन उसने दिया जो आगे हमारे लिए आ सकता है काम में। ओके, चलिए इसको भी याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प मिलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन क्या क्या है मालूम है ना? डेंसिटी, मास ऑफ गैस, कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस। समझा आपको? और m बाई के मतलब कौन है? K डैश, m बाई के, इसका वैल्यू K डैश। समझा आपको? ओके, उसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंटली फिर उसको उसने कैलकुलेट करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया ऐसे कि अगर हम वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर निकालते हैं ग्राफ अदर डिफरेंट गैसेस के लिए, तो हमको ऐसे इस तरह के जो है ग्राफ मिलते हैं यहाँ पर। जैसे एक गैस लेते हैं हम यहाँ पर प्रेशर लिया है बार में, मैं यूनिट्स आपको बाद में लिखाऊंगा और बताऊंगा, बार है, और वॉल्यूम है डीएम क्यूब में, मतलब लीटर, डीएम क्यूब मतलब लीटर। वैसे हम यूनिट्स पढ़ चुके हैं ये फर्स्ट टॉपिक में, लेकिन एक बार और रिपीट करेंगे। ओके, तो हम बोल रहे हैं इनवर्स रिलेशन है, तो हमको ग्राफ ऐसे मिलेगा कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। देखो नीचे आ रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, और इधर जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझा आपको? ओके, लेकिन क्या बोला उसने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना। जैसे फॉर एग्जांपल एक गैस है, कोई भी गैस, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, हमने उसको रखा है सिलेंडर के अंदर। ओके, रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर है कि नहीं? हम ऊपर से सिलेंडर का प्रेशर कम कर रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, तो अंदर गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझा आपको? ठीक है, फिर वापस ला लिए, जैसा था वैसा छोड़ दिए, लेकिन इस बार हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 300 केल्विन। 300 केल्विन पे अपन उसको गर्म कर रहे हैं। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 होता है, उससे थोड़ा पहले समझो। अब टेम्परेचर ज्यादा, 300 क्यों, थोड़ा बढ़ा देंगे, 350 ले लेंगे। तो जब हम गैस को गर्म करते हैं तो वो ऑलरेडी एक्सपांड हो चुकी है। समझा क्या? नहीं समझा? अरे भाई ये गैस है, देखिए मन की आंखों से देखो, ये गैस दिख रही है आपको अंदर, ये अंदर गैस है। अभी हमने ऊपर रखा है वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्या रखा है हमने? वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो ये पिस्टन वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है, मतलब ऊपर कोई प्रेशर अभी नहीं है। समझा आपको? मतलब है, चेंज नहीं है कुछ, हमने कुछ अपोजिंग ज्यादा प्रेशर नहीं रखा है। अब इसको यहां हम हीट कर रहे हैं, प्रेशर को छेड़छाड़ नहीं की, अभी हमने हीट की। हीट की तो गैस क्या होंगी? एक्सपांड। सेम गैस है, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, सेम गैस, लेकिन अपन ने उसको क्या किया? हीट। तो पहले 298 पर उसका वॉल्यूम जितना था, 350 पर उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा क्या?
नहीं, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, थर्मोडायनेमिक में आएगा। हीट जब अंदर जाता है, हीट एनर्जी, तो अंदर जाकर वो बन जाता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो जब हीट ले लेते तो उनमें वाइब्रेशन शुरू होता, वाइब्रेशन शुरू होता तो एक दूसरे को किक मारते हो, समझे क्या, दूर जाते, जब दूर जाते तो वो एक्सपांड होते। तो ज्यादा टेम्परेचर रहा तो वॉल्यूम क्या रहता है, ज्यादा। मतलब अभी कम टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम यहां पर है, लेकिन टेम्परेचर अगर T2 रहेगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, यहां पर। समझा? अरे समझा क्या? सेम गैस है, सेम गैस है। T1 पर वो यहां था, लेकिन T2 पर कहां रहेगा, वो ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है वहां पर, ज्यादा रहेगा। तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, इस तरफ, लेकिन उसका जो मामला है वो सेम रहेगा। किसके साथ, प्रेशर के साथ। आपको ग्राफ ऐसे ही मिलेगा। समझे क्या? समझे क्या? हाँ, तो यहां पर आप देखेंगे इधर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, और यहां पर क्या है, प्रेशर इसके साथ सेम रिलेशन में क्या हो रहा है, कम। आप नीचे जा रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इधर नीचे आ रहे हैं मतलब क्या है, प्रेशर कम हो रहा है। अरे बोलो ना। ओके, आप डिफरेंट टेम्परेचर पे करेंगे तो डिफरेंट, या गैस डिफरेंट रही तो भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अलग अलग होते हैं। अपन उस पर भी बाद में बहस करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे हम। एक ग्राफ लिया गया है, ये ग्राफ कौन सा लिया है, प्रेशर वर्सेस, लेकिन कौन सा, वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं लिया, 1/v लिया है। 1/v का मतलब क्या होता है, 1/v का मतलब क्या होता है, जो वॉल्यूम है उसका इनवर्स, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल। जो वॉल्यूम है उसका रेसिप्रोकल। तो अब मुझे आप बताइए, अगर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ता है, बराबर है कि नहीं है। लेकिन 1/v वैल्यू क्या होंगी, 1/v भी बढ़ेगा ना, प्रेशर के साथ साथ बढ़ेगा ना। मतलब ऐसा मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे मिलेगा। समझा आपको? 1/v का वैल्यू ऊपर जाएगा प्रेशर के साथ साथ, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है, लेकिन 1/v क्या होता है, बढ़ेगा, क्योंकि 1/v v का उल्टा है। अरे समझा क्या? तो अगेन टेम्परेचर T1, T2, T3 पे अपने को अलग अलग ग्राफ मिलेंगे सेम गैस के लिए। ये आगे आएगा, चार्ल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। समझा क्या? ओके, प्रेशर T1, T2, T3 इस तरह से। समझा आपको? तो इसको आप लिखेंगे, हम फिर बाद में आगे बढ़ते हैं।